निश्चय इस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 24 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। जो अटल रैंकिंग है ये किसकी पहल है? नीति आयोग की, शिक्षा मंत्रालय की, एनजीओ प्रथम की, या दोनों ए और बी की, यानी कि नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 जारी की राष्ट्रपति जी के द्वारा। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है अब? शिक्षा मंत्रालय। इसकी ये एक पहल है। इस पहल के तहत नवाचार से संबंधित संकेतकों के आधार पर देश में उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालय को सूचीबद्ध किया जाता है, उन्हें रैंक प्रदान की जाती है। जहाँ ज्यादा नवाचार होगा उनको अच्छी रैंक मिलेगी और जिन उच्च शिक्षण संस्थानों में कम नवाचार होगा उन्हें कम रैंक मिलेगी। इसके लिए दो बड़ी कैटेगरी बनाई जाती है और फिर सब कैटेगरी बनाई जाती है। तो अगर सब कैटेगरी की बात करें तो टोटल सब कैटेगरी 6 है और कैटेगरी 2 है। ये हम क्यों इस पे ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि इस बार एक नई सब कैटेगरी में ऐड की गई है जो कि महिलाओं वाले उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित है। ये छठी उप श्रेणी है। अभी तक इसमें 5 उप श्रेणी थी और 2 श्रेणी थी, अब इसमें 2 श्रेणी और 6 उप श्रेणी हो गई है। तो छठी उप श्रेणी उच्च शिक्षण संस्थान जो महिलाओं से संबंधित है। अगर इन 6 श्रेणी में हम देखें किस किस को पुरस्कार मिलेंगे, हमारे ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लेना कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में आईआईटी मद्रास को मिला है। सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई को मिला है। ये पहली श्रेणी है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। दूसरी श्रेणी है सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय। अगर सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में इंजीनियरिंग से संबंधित देखें तब इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पुणे को प्रथम स्थान मिला है। इसी प्रकार एक उपश्रेणी है निजी या वित्त पोषित स्वयं वित्त पोषित विश्वविद्यालय। इसके तहत भुवनेश्वर को प्रथम स्थान मिला है। ये इतने काम का नहीं है लेकिन आप उसमें देख लेना। हाँ, ये वुमेन वाला फर्स्ट टाइम जोड़ा गया महिलाओं वाला, तो इसमें ध्यान रख लेना। अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन इसको मिला है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी 6 उप श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां हैं, इतना से काम चल जाएगा। क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है कि किसके द्वारा जारी की जाती है या किसकी एक पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ या सर्फसा? देखते हैं तो चर्चा में है। हाल ही में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में स्थित एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नाम क्या है इसका? सर्फसाक। ये एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रदाता है सर्फसाक। तो इसने जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक तैयार किया है, पब्लिश किया है, जिस वजह से चर्चा में है। इस सूचकांक में इंटरनेट क्षमता, गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, सुरक्षा एवं जो सरकार के नियम होते हैं उनके आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है। जहां ये सब अच्छा होगा वो अच्छी रैंक मिलेगी और जहां ये अच्छा नहीं होगा वहां खराब रैंक मिलेगी। तो सभी मापदंडों को समान भारण दिया जाता है। सूचकांक में स्कैंडिनेवियाई देश डेनमार्क और स्वीडन तथा कनाडा क्रमशः शीर्ष 3 स्थानों पर है। नंबर 1 पे डेनमार्क, नंबर 2 स्वीडन, नंबर 3 कनाडा। और इजराइल में इंटरनेट सबसे सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाता है। और अगर हम ई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तब उसमें मतलब संयुक्त रूप से तो इसमें डेनमार्क प्रथम है। फिर कैटेगराइज करके कि सबसे सस्ता इंटरनेट कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा कहाँ है, तो वैसे भी इसमें किया गया। ओवरऑल संयुक्त रूप से डेनमार्क नंबर 1 है। सबसे सस्ते इंटरनेट उपलब्ध कराने में इजराइल नंबर 1 है। इंफ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त अरब अमीरात ये नंबर 1 है। और 85 देशों की रैंकिंग में अगर हम ओवरऑल रैंकिंग देखें तो भारत का 97वां स्थान है। 57वां स्थान इंडिया को मिला है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है वो हमने देख लिया। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रदाता है सर्फसाक, उसके द्वारा जारी किया जाता है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट, कोयला खनन के संदर्भ में गो और नो गो क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वर्गीकरण को कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है।
ये जो वर्गीकरण है गो और नो गो वाला, ये करना ही करना पड़ेगा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट, चेक करते हैं ऐसा है या नहीं। इसमें नो गो क्षेत्र क्या होता है, गो क्षेत्र और नो गो क्षेत्र। तो नो गो क्षेत्र वे हैं जिनमें 30% से अधिक हरित वन आवरण हो या 10% से अधिक सकल वन आवरण। ये गो और नो गो की परिभाषा। इसको भी चेक करते हैं यही है या नहीं है, देखते हैं तब। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा घने वनावरण वाले क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगाए जाने से इन क्षेत्रों में लाखों टन कोयला सुरक्षित हो गया है, इसका उत्खनन नहीं किया जा सकता। देख रहे हैं चर्चा में क्यों है। तो पर्यावरण मंत्रालय ने जहां घने वन है उसको नो गो एरिया घोषित करा है, जिस वजह से यहाँ खनन नहीं हो सकता, तो कोयला जो है वो सुरक्षित हो जाएगा, पर्यावरण को हानि नहीं होगी। लेकिन विद्युत मंत्रालय, ये काम तो किया पर्यावरण मंत्रालय ने। विद्युत मंत्रालय के अनुसार अगर ये कोयला नहीं निकाला जाता है तो जो नई विद्युत परियोजनाएं हैं उनके परिचालन में बाधा उत्पन्न होगी, इनको कोयले की जरूरत है। और जहाँ घने वन है, पर्यावरण मंत्रालय ने बोल दिया ये नो गो क्षेत्र है, यहाँ खनन नहीं हो सकता। जहाँ खनन हो सकता है उसको बोला गया है गो क्षेत्र, जहाँ नहीं वो नो गो क्षेत्र। ऐसा वर्गीकरण किसने करा है, पर्यावरण मंत्रालय। और विद्युत मंत्रालय ने इसको मना किया है कि इस तरह का नहीं किया जाना चाहिए, जिस वजह से इन दोनों के मध्य आपस में विवाद है, पर्यावरण मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के मध्य। किसको लेके, नो गो एरिया को लेके। नो गो एरिया चर्चा में है, देख लेते हैं नो गो एरिया क्या है। वर्ष 2009 में पर्यावरण तथा कोयला मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से देश के वनाच्छादित क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। देश के वनाच्छादित खुले एवं निषिद्ध, यानी कि गो एरिया एंड नो गो एरिया। जहां खनन हो सकता है वो गो या खुले क्षेत्र, और जहां नहीं हो सकता वो नो गो या बंद क्षेत्र। इसमें जो नो गो रखे गए उनका क्राइटेरिया क्या रखा गया, तो उसका क्राइटेरिया रखा गया कि हरित वन आवरण 10% से अधिक हो तथा सकल वन आवरण 30% से अधिक हो। अगर ऐसा कहीं है कि भारित वन आवरण 10% से अधिक है या सकल वन आवरण 30% से अधिक है, तब उस एरिया को नो गो एरिया घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, इस प्रक्रिया का उद्देश्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है। तो पता ही चल रहा है कि इससे वन क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो गो नो गो एरिया है इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है, बस एक घोषणा के माध्यम से इसे लाया गया है, कोई कानून बनाकर नहीं लाया गया है ना। अगर किसी कानून के माध्यम से इसे लाया जाता तब हम बोलते कि इसका वैधानिक आधार है। देखते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है, गलत हो जाएगा। कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं किया गया है, बस 2009 में घोषणा लाके इसको किया गया है, कोई कानून में संशोधन नहीं किया गया है। नो गो क्षेत्र में है जिसमें 30% से अधिक भारित वन आवरण, गलत। 10% से अधिक भारित वन आवरण होना चाहिए या 30% से अधिक सकल वन आवरण होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। पूछा है कौन से सही है, तो ना तो एक सही है ना ही दो, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एशियाई चीता को IUCN रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय या संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है और माना जाता है यह केवल अफ्रीका में ही जीवित है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और अफ्रीका में। पहले स्टेटमेंट में हमें 2 फैक्ट चेक करने हैं। नंबर 1 ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एशियाई चीता, और नंबर 2 ये केवल अफ्रीका में ही जीवित है। दोनों में से एक भी गलत हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चीता सूखे जंगलों, घास के मैदान और सवाना की एक कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा। कीस्टोन प्रजाति एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी संख्या की तुलना में अधिक प्रभाव डालती हैं। उनकी संख्या तो कम होती है लेकिन वो पूरे पारितंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं, वो कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। इनका उस पारितंत्र में विशेष महत्व होता है। कई बार तो पारितंत्र स्थिर है या नहीं है उसके लिए पूरा पारितंत्र की अध्ययन न करके कीस्टोन प्रजाति का अध्ययन कर लिया जाता है। अगर कीस्टोन प्रजाति सुरक्षित है और पर्याप्त मात्रा में है तो पारितंत्र जो है वो स्थिर होगा। देखते हैं तो ये क्यों चर्चा में है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के एन1 डाइक चीता केंद्र से 3 चीते मैसूर चिड़ियाघर में लाए गए। अफ्रीका से लाए गए हैं, कहाँ, अपने भारत में मैसूर चिड़ियाघर।
मैसूर चिड़ियाघर भारत में शिकारी चीता रखने वाला दूसरा चिड़ियाघर है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद चिड़ियाघर में अफ्रीकी चीतों की जोड़ी पाई जाती है। तो ये अफ्रीकी चीते भारत में कहाँ कहाँ हैं? मैसूर चिड़ियाघर में और हैदराबाद चिड़ियाघर में, दो जगह हैं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक। चीता बिल्ली प्रजाति के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। ये अपने इतने काम का नहीं है, छोड़ते हैं इसे। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनपायी है। इसे ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सूची में इसे सुवेद्य बल्लेवल श्रेणी में रखा गया है। सूखे जंगलों, घास के मैदान और सवाना की कीस्टोन प्रजाति है। तो एक स्टेटमेंट तो पता चल गया, कीस्टोन प्रजाति है। और एशियाई चीतों को IUCN रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये केवल ईरान में ही जीवित है, ऐसा माना जाता है, एशियाई चीते। ठीक। तो भारत में तो लाए गए हैं अफ्रीकी चीते, मैसूर में और हैदराबाद में, ये याद रखेंगे। चीता अगर बात करें ओवरऑल तो उसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जो एशिया के जो चीते हैं उन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है और ये केवल ईरान में ही जीवित है। तो एशियाई चीतों के संदर्भ में अलग फैक्ट है, ये ईरान में है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और अफ्रीकी चीते अफ्रीका से मैसूर हैदराबाद में लाए गए हैं। और खाली चीते की बात करें तो वो वल्नरेबल है। ठीक। तो एशियाई चीता IUCN रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और केवल अफ्रीका में पाया जाता है। इसको तो नाम से भी पता चल रहा है, एशियाई चीता है और अफ्रीका में पाया जाता है, तो संभावना पहले ही पता चल रही थी, गलत है। ठीक। ईरान एशिया में आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ईरान। ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट कि सूखे जंगल, घास के मैदान, सवाना की कीस्टोन प्रजाति है, ये ठीक है। पहला वाला गलत है, अफ्रीका नहीं, यहाँ ईरान आएगा। पूछा है कौन से सही है, तो केवल दो सही है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 222 एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, के स्थानांतरण का प्रावधान करता है। ट्रांसफर कैसे किया जाएगा हाईकोर्ट के जजेस का, वो अनुच्छेद 222 में बताया गया है। ये कहना चाहता है स्टेट। न्यायाधीश के स्थानांतरण के प्रस्ताव का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होती है इसे राष्ट्रपति शुरू करते हैं। देखते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा 6 अधिवक्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 217 में ये वर्णित है कि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी और 222 में वर्णित है कि स्थानांतरण कैसे होगा। पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया, स्थानांतरण की प्रक्रिया अनुच्छेद 222 में बताई गई है। और ये जो स्थानांतरण है या नियुक्ति है, इस प्रक्रिया को किसके द्वारा शुरू किया जाता है? इस कोलिजियम के द्वारा ही शुरू किया जाता है। आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम होता है इसके द्वारा ही प्रक्रिया शुरू की जाती है। पहले नाम की एक लिस्ट बनाई जाती है, उन पर चर्चा की जाती है, कुछ नाम को शॉर्ट लिस्ट करके केंद्र सरकार को भेजा जाता है और राष्ट्रपति की मोहर से फिर इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। तो प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के द्वारा संपन्न होती है। पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम आएगा यहाँ पे। पूछा है कौन सा सही है, केवल एक सही है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। क्विज आपको पसंद आए तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।